गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का आपने जो सपना देखा है, इस सपने को अगर हकीकत में बदलना चाहते हो तो ये लॉकडाउन की वजह से मिलने वाला जो आपको समय है, इसको आपको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आप मेहनत लीजिए, पढ़ाई कीजिए और बने रहिए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के साथ। अभी दोस्तों, मैं आपको जो पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बट क्या दोस्तों, हमारे संविधान ने हमें सिर्फ मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ही दिए हैं या फिर कुछ अपेक्षा भी हमसे करता है हमारा संविधान? तो जी हाँ, बिल्कुल करता है। हमारा संविधान हमसे कुछ चीजों की अपेक्षा करता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इस नाम से एक आर्टिकल बनाया गया है। तो वहां पे हम भारतीय नागरिकों से संविधान कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर सौंपता है, हमारे ऊपर कुछ ड्यूटियां, कर्तव्य भी हमें कुछ निभाने पड़ते हैं, तभी जाके हम हमारे देश की एकता, अखंडता को अबाधित रख सकेंगे। दोस्तों, एक हाथ से संविधान हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता भी है और दूसरे हाथ से फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है। मतलब आपको अधिकार भी देता है और कर्तव्य भी देता है। इन दोनों का बैलेंस बनाया है हमारे संविधान ने। हालांकि एक अलग बात है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये कुछ सालों बाद हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है। तो इसकी भी एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली क्या है, कितने प्रकार की है, क्या किस तरीके का अपेक्षा, किस तरीके की आशा अपेक्षा हमारा संविधान हमसे करता है, किस तरीके का बिहेवियर हमें भारत में रहते हुए करना चाहिए। ये सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में आज हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 42 देखो, 42 नंबर का जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के तहत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई। ठीक है, वो साल कौन सा था? 1976। इस साल में 42 अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। अभी ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस तरीके से ऐड करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका अभ्यास करने के लिए कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी के बारे में भी आज ही के लेक्चर में मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। तभी उससे पहले अभी हम जान लेते कि आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो वो है 11। ठीक है, शुरुआत में कितने थे? पहली अमेंडमेंट जब हुई तब तो 10 थे। उसके बाद 86 अमेंडमेंट जो हुई 2002 में, उसके तहत फिर से एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 11 नंबर की। तो ऐसे कुल मिला के आज हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। दोस्तों, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डील्ड विद आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4A ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है A, B ऐसे जो बातें हैं, तो ये समझ लेना कि ये अमेंडमेंट की गई है, शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने देखा है 21A में एजुकेशन फंडामेंटल राइट था हमारा एजुकेशन का, वो भी अमेंडमेंट के तहत शुरुआत से लागू नहीं था, तो बाद में लागू किया गया, तो उसको 21A कहा गया है। अभी यहाँ पर भी वैसा ही है, ये शुरुआत से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में ऐड की गई, इसीलिए एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, उसी को भी A या तो फिर अभी और भी आगे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो B, C इस तरीके से ये नंबर आते जाएंगे, अल्फाबेट आते जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आर्टिकल 51 का ही पार्ट है, बट उसमें भी पर्टिकुलर A नंबर का ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 11th फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी गई है। क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, क्यों दी गई है हमें फंडामेंटल ड्यूटीज? तो दोस्तों, हर एक भारतीय नागरिक, भारतीय क्या, दुनिया का हर कोई नागरिक फ्रीडम की अपेक्षा करता है। बट जब वो फ्रीडम की अपेक्षा करता है, फ्रीडम की बात करता है, तो वो जोरों शोरों से बात करता है कि हमें हमारे राइट्स हमसे छीन लिए गए, हमें हमारे राइट दो, दंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट
कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है कि भाई तुम्हें अगर फंडामेंटल राइट्स का अनुभव लेना है, उस फ्रीडम को आपको अनुभव करना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, कुछ कर्तव्य भी आपको निभाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से ये जो है ये बैलेंस बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक हाथ से फंडामेंटल राइट्स लो भाई और दूसरे हाथ से ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी लो। तो हमारे भारतीय नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी बनते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। अभी शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक को समझेंगे, ठीक है। अबाइड मतलब बाध्य है आप, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि हमारी राजमुद्रा, हमारा तिरंगा ध्वज, हमारा राष्ट्रगान, उसके बाद ये जो है जैसे कि राजमुद्रा है, राष्ट्रीय फल है, हाँ, इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, इस तरीके से जो नेशनल सिंबल्स है इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी बात ये आती है कि क्या अगर मैंने रिस्पेक्ट नहीं की तो मुझे सजा होगी क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल सजा नहीं होगी, क्योंकि इसमें यहाँ इसको कोई किसी तरीके का कोर्ट का प्रोटेक्शन नहीं है कि अगर भाई किसी ने समझो एक हाथ टाइगर को गाली दे दी, एक हाथ मोर को गाली दे दी, तो ये इसका अपमान तो होगा, बट इसके अगेंस्ट में आपको जेल में नहीं जाना पड़ सकता। हाँ, अगर आपने इसमें से किसी को मार दिया है, टाइगर को मार दिया या फिर मोर को मार दिया है, तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है। कमल का फूल आपने तोड़ के लाया, घर में रख दिया, तो इसके लिए भी आपको कोई सजा नहीं हो सकती, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इसको न्याय का कोई प्रावधान नहीं है, इसका अगर पालन नहीं करते हो तो किसी तरीके की आपको सजा नहीं होती। बट ये एक प्रोटोकॉल है कि भारत में रहने वाले सभी भारतीयों ने इन चीजों का सम्मान करना चाहिए। अभी बहुत सारा एक ज्वलंत मुद्दा होता है कि बहुत सारे लोग राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होना चाहते। वो कहते कि ये राष्ट्रगान जो है हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का ही गान है, किसी दूसरे व्यक्ति का ही प्रशंसा इसमें की गई है, ठीक है। तो ऐसी बातें होती है और बहुत सारे लोग जन गण मन के समय खड़े नहीं रहना चाहते, रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। तो अभी क्या इन लोगों को जेल में डालना चाहिए? जी नहीं, उनको जेल में डाला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे आईपीसी में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के लिए नहीं खड़ा होता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। इसीलिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो एक प्रोटोकॉल है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप चाहे तो उसको निभाओगे, अगर आप उसको निभाओगे तो हमारे देश की एकता अखंडता अबाधित रहेंगी, अगर नहीं निभाओगे तो हमारे देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। ये एक आपको सिग्नल दिया जाता है। तो इसीलिए हमने इनकी तरफ रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, इन सबको समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रगान का क्या महत्व है, उसके बाद हमारे ध्वज का क्या महत्व है, हमारे जो राजमुद्रा है इसका क्या महत्व है। तो ये जो चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ सिंबल जरूरी होते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल और एक यूनिटी जरूरी होती है, यूनिफॉर्मेलिटी जरूरी होती है। ये यूनिफॉर्मेलिटी ही हमारे देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाए रखती है। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति राष्ट्रगान के लिए खड़ा ही हो जाएगा, बट ये समझना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं। चेरिश एंड फॉलोज द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जिन लोगों ने हमें प्रेरणा दी है, जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दी है और हमारे लिए वो प्रेरणा बने हैं, इन सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अभी यहाँ पर भी यही बात आती है कि अगर उनका हमने आदर नहीं किया तो क्या हमें जेल में जाना पड़ सकता है? तो नहीं। एक अभ्यासु व्यक्ति जो है, एक संशोधक जो है, ठीक है, आप एक क्रिटिकल एंगल से सोच सकते हो कि हाँ, भगत सिंह ऐसे थे, गांधी जी ऐसे थे, जो भी चीजें आपको रिसर्च में सामने आती है उसके तरीके से आप कमिटमेंट दे सकते हैं, बट आपकी कमिटमेंट वैलिड होनी चाहिए और उसके कुछ प्रूफ होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ये क्रिटिकल स्टडी आप कर सकते हो, बट ये अच्छा नहीं माना जाएगा कि आप किसी भारतीय फ्रीडम फाइटर को गाली दो। ये सुसंस्कृत नागरिक के लक्षण नहीं है, ठीक है।
ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता को भंग कर सकते हैं कि अगर हमने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ऐसी गलत शब्दों में उनका अगर वर्णन किया तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनके रिस्पेक्ट करना। हाँ, आप उनकी स्टडी कर सकते हो, क्रिटिक कर सकते हो, बट इनका अवमान हो, इनका अपमान हो, ऐसी कोई भाषा इनके अगेंस्ट में ना यूज की जाए। एक प्रोटोकॉल है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अभी तीसरे नंबर का पॉइंट देखते हैं, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तरह तरह की कपड़े पहनने वाले लोग रहते हैं, तरह तरह की अलग अलग जगह के लोग जो है, उनकी रेस, कास्ट, क्रीड सब अलग अलग होता है। बट हमारा देश आज भी तरक्की की ओर अग्रसर होता जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? तो हमारे देश की एकता और अखंडता, ये इसके पीछे का कारण है। हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, ये इसका कारण है, डेवलपमेंट का कारण यही है। सॉवरेनिटी को बनाए रखना है, यूनिटी को बनाए रखना है और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, और ये हम भारतीयों की जिम्मेदारी है, ऐसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो दोस्तों, हमारे देश को अगर आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, तो ये जो है दो धर्मों के बीच का झगड़ा, जो दो जातियों के बीच का झगड़ा, तो इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा और डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर रहना पड़ेगा, तभी हमारा देश वर्ल्ड के नक्शे में टिका रहेगा। अदरवाइज हमारे देश के टुकड़े होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी है, वैरायटी कह सकते हैं उसको, ठीक है। हमारे देश में बहुत अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर ऐसी आप हिंसात्मक कार्य करोगे कि जिससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भंग हो सकती है, तो अगर ऐसी भाषा बोलती हो, ऐसा वर्तन करते हो, तो इसके अगेंस्ट में आपको जेल में जाना पड़ सकता है। बट ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी बनाए रखे, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। आपने डिफेंस में ऑफिसर बनने का सपना देखा है, और वो सपना जरूर, अगर आप अच्छे से लगन से पढ़ाई करते होंगे तो वो सपना बिल्कुल पूरा होगा। बट कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, कि जहां पर हमारी जी जान लगानी पड़े, हमारे देश के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए जी जान लगानी पड़े, सभी लोगों को मुशक्कत करनी पड़े, ऐसी भी सिचुएशन आ पड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में देश की रक्षा करना सिर्फ सोल्जर का काम नहीं रहता। उस समय देश की रक्षा करना हर एक भारतीय व्यक्ति का फर्ज बनता है। जो भारत में रहता है, उन सभी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि भारत की रक्षा करे। कल चल के अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध होता है और भारत के अस्तित्व का अगर सवाल खड़ा उठता है, तो उस समय अगर हमारे गवर्नमेंट ने सामान्य नागरिकों को आह्वान किया है कि आपकी हमें जरूरत है और आपको देश के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ना पड़ सकता है, तो हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं, उन सबको भी देश की सीमा पर जाके लड़ना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कभी ना मत कहना, आपने कभी ना नहीं कहना है। आप स्टूडेंट हो, आप तो बिल्कुल लड़ेंगे ही, बट जो भी कॉमन नागरिक है आपके घर के या फिर आपके गांव के, उन सबको लड़ना पड़ेगा। ये एक प्रोटोकॉल है। ये सिचुएशन जब आएगी, जब हमारी सरकार, हमारी संसद हमें आह्वान करेगी, हमारे राष्ट्रपति जी हमें बोलेंगे कि आप सब भारतीयों की हमें जरूरत है, हमारे देश के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए आपके संघर्ष की जरूरत है, आपकी हमें मदद चाहिए, तो उस समय हर एक व्यक्ति को हाथ में बंदूक लेके सीमा पर जाके लड़ना पड़ेगा। और ये अबाइड है, आपको जाना ही पड़ेगा, अगर देश आपको आह्वान करता है तो, क्योंकि हमारे देश का अस्तित्व का सवाल रहेगा तब, ठीक है। तो ये सिचुएशन जब हमें बुलाया जाएगा, तब सभी लोगों ने बंदूक हाथ में लेके बिल्कुल देश के अस्तित्व के लिए लड़ना ही है। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी है। 5 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल diversities and to renounce practice derogatory to the dignity of women। मतलब क्या है? तो हमारे देश में जो
तरह तरह के कल्चर के लोग रहते हैं, इन सब में हमें ब्रदरहुड मतलब बंधुत्व भाव की भावना को निर्माण करना है। और साथ ही साथ हमारे देश की वुमेन्स जो है, जो आजकल हर एक दिन चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि बहुत सारे रेप के किस्से हमारे देश में दिन दहाड़े होते हैं, तो ये जो है वुमेन्स की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की डेवलपमेंट में जितना हिस्सा मेंस का है उतना ही हिस्सा वुमेन्स का भी है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वुमेन को कभी भी कम मत आको, ठीक है, उनको कम मत समझो। ये जो है हमारे देश की शक्ति है वुमेन्स, और रिस्पेक्ट से उनकी तरफ देखना ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये जो है हमारे देश में ये यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए ब्रदरहुड एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें बंधुत्व भाव की निर्मित करनी है हर एक नागरिक के बीच में। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कंपोजिट कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसा हमारे देश का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग वंश, अलग अलग जात, अलग अलग परिभाषा, सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एकत्रित रह रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इस चीज को, ये कॉमन कल्चर को, कंपोजिट कल्चर को हमें बनाए रखना है, टिकाए रखना है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे कि ये देखो, सारे धर्मों के नाम है और इसमें से इंडियन शब्द बनता है, तो ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है और हम इंडियन हैं, यहाँ के तरह तरह के लोग भले ही रहते हैं लेकिन हम सब भाई हैं। ये भावना आपके मन में आनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड, उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, वो मत देखो, वो इंडियन है और वो इस वजह से मेरा भाई है, इसी एंगल से आपने सबकी तरफ देखना चाहिए, तभी ब्रदरहुड की भावना आप में निर्माण होगी। दोस्तों 7 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मतलब क्या है, हमारे देश में या फिर हमारे पृथ्वी पे जो भी लिविंग एनिमल्स है, ठीक है, उसमें पेड़ भी आते हैं, जंगल आते हैं, ये जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें आते हैं, तो इनकी सबकी रिस्पेक्ट करना, या फिर ये जो है भूत दया, इसको भूत दया कहते हैं कि हमें जो जानवर है जो बोल नहीं सकते, ठीक है, जो जानवर है जो बोल नहीं सकते, अभी इनका भी प्रोटेक्शन करना हमारी ड्यूटी है। इसीलिए रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रखे जाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी है कि वहां पर इनको भी जीने देने का अधिकार दिया जाए। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारा जो देश है, अभी मौसम बदल रहा है, रेनी सीजन आएगा, सारी तरफ बिल्कुल हरा भरा जंगल दिखेगा आपको। तो इस समय में ये जो जंगल है या तो फिर हमारे आजू बाजू के जो भी एनिमल है, ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है और इसका प्रोटेक्शन करना, ठीक है, इनका प्रोटेक्शन करना हमारा फर्ज है। फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इनका प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। 7 नंबर का पॉइंट है। दोस्तों 8 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इंक्वायरी एंड रिफॉर्म मतलब आपको नई नई चीजों की तरफ आपको बढ़ना है, संशोधन करना है और नई क्वेरीज आपको क्रिएट करनी है और उसके सवाल भी आपको ढूंढने हैं। इससे क्या बढ़ेगा? हमारा साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा। हर एक चीज के तरफ देखने का आपका नजरिया अलग होगा। तो हमें विज्ञानवादी होना है, साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप करना है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज में कहता है। ठीक है, थालियां बजाने से कोरोना नहीं जाता दोस्तों। कोरोना के लिए वैक्सीन लेनी चाहिए, कोरोना के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, कोरोना के लिए हमें भीड़ से दूर रहना है, भीड़ को टालना है। तो ये जो है ये साइंटिफिक रीजंस है कि कोरोना को कैसे भगाया जाए। थालियां बजाने से कोरोना नहीं जाने वाला। तो ये जो है हमें समझना पड़ेगा कि हम कहां पर कम पड़ रहे हैं। तो आज भी बहुत सारी जगहों पर जो है अंधश्रद्धा हमें तरह तरह की दिखाई देती है। बहुत सारे साधु बाबा जो है लोगों को फंसाते हैं इस अंधश्रद्धा के नाम पर, बट इसके ऊपर आपको रोक लगानी है कि ठीक है, अगर कोई
आपको ऐसी तरीके से ऐसी चीजें दिखती है जिसके ऊपर आपका विश्वास नहीं बैठ सकता, जो आपके समझ के परे है, बट उसको आप समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। और हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन होता ही है, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। और हमारे भारतीय संस्कृति ने अंधश्रद्धा पर विश्वास रखने के लिए कभी नहीं कहा है दोस्तों। अगर संस्कृति समझोगे तभी आपको ये समझेगा कि हमारी संस्कृति ने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारी संस्कृति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली संस्कृति है। किसी भी चीज के तरफ हमने डायरेक्टली विश्वास नहीं रखना चाहिए, उसके पीछे के कॉजेस, रीजन हमने ढूंढने चाहिए। यही साइंटिफिक टेम्पर है, इसी को हमने डेवलप करना है, ऐसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूर वायलेंस। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, मूवमेंट होती है, तो इस सिचुएशन में हमारा टारगेट क्या होता है? तो वो टारगेट होता है गवर्नमेंट की बसेस, लाल परी, उसको तोड़फोड़ कर देते हैं हम। बहुत सारे जो कार्यालय है, ऑफिसेस है, वहां के टेबल, कुर्सियां, कांच, बहुत सारी तोड़फोड़ की जाती है। मतलब जब भी प्रोटेस्ट होता है तो टारगेट पर क्या होता है? तो गवर्नमेंट की मालमत्ता, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, गवर्नमेंट की गाड़ियां है, यही टारगेट पर होती है। तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट का नुकसान होता है। बट क्या गवर्नमेंट अपने जेब में से पैसे देके वो सामान की मरम्मत करता है क्या? बिल्डिंग की मरम्मत करता है क्या? अगर एक गाड़ी फोड़ दिया, अपने लाल परी का नुकसान कर दिया ऐसे, अभी समझो इस गाड़ी को फिर से दुरुस्त करना है, तो ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, फिर से गाड़ी को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, बट गवर्नमेंट के पास आने वाला पैसा किसका है दोस्तों? आपके पिताजी का है, मेरे पिताजी का है, हम सबका है। हमने जो टैक्स में पैसा भरा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट फिर से इन काम की मरम्मत करता है, इनको फिर से सुधारता है। उनका कुछ नहीं जाता, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, बट पैसा हमारा ही जाता है दोस्तों। तो जब भी आप प्रोटेस्ट करते हो, जब भी आप मूवमेंट करते हो, तो इस तरीके से तोड़फोड़ ना करो जिससे सरकारी मालमत्ता को हानि पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपकी जेब में से जाना है। आपको प्रोटेस्ट करना है तो करो, मूवमेंट करनी है करो, लेकिन वो शांतता पूर्वक मार्ग से होनी चाहिए, पीसफुल वे से होनी चाहिए। ऐसी हमारा फंडामेंटल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस। मतलब जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है, ये बस भी राष्ट्रीय की संपत्ति थी, ऑफिस के टेबल भी राष्ट्र की संपत्ति ही थी, तो इसको आपको उसकी सुरक्षा करनी है, ना कि उसकी तोड़फोड़ करनी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी 9 नंबर की। अभी 10 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievements। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमारे देश की जो एकता है, एकात्मता है, इसको हमने टिकाए तो रखना है। हमारे कल्चर का हमें प्रोटेक्शन करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का प्रोटेक्शन करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना है, नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट से देखना है। बट ये सारी चीजें होते हुए भी हमें और भी एक काम करना है कि हमारे देश की डेवलपमेंट आगे की तरफ अग्रसर हो। ये ग्रोथ देख रहे हो आप, ये बढ़ती जाए डेवलपमेंट की ग्रोथ। इस डेवलपमेंट की वे पर आपको चले रखना है और डेवलपमेंट बनाए रखनी है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, हमारे भारत का विकास हो और ये विकास आगे बढ़ता ही जाए, ये हमारी ड्यूटी है और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में काम करो, अच्छा काम करो, और जो भी काम करोगे वो राष्ट्र के लिए ही होगा अल्टीमेटली। तो इसी वजह से हमारा जो है ये ग्रोथ का जो टेबल है, ग्रोथ का जो पैरामीटर है, वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो वो अच्छे से करो, ताकि हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता रहे। अभी 11th नंबर का पॉइंट जो है, ये शुरुआत में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट 86 अमेंडमेंट के जरिए 2002 में ये फंडामेंटल ड्यूटी हमें मिल गई। क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटी? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वॉर बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। मतलब हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई, एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों। हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि बच्चों को 14 साल तक पढ़ाया जाए। अगर समझो कोई बच्चे के माँ बाप नहीं है या फिर वो गुम हुआ है, ऐसे ही घूम रहा है, तो वो बच्चा अगर 6 to 14 के बीच में है
तो उसको भी पढ़ाई देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आपको भी अगर ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो तुरंत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो ताकि वो बच्चा भी पढ़ सके, ठीक है, उसको भी एजुकेशन मिले। 14 साल तक एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी यही कहता है। तो स्कूल चले हम, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, पढ़ना है और खुद को हमें डेवलप करना है। दोस्तों अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बट एक ऐसा भी समय भारत ने देखा है जब भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी। 1975 टू 1977 इस पीरियड में भारत में इमरजेंसी शुरू थी। अभी ये पीरियड में हमारे उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के पीरियड में लोगों पर तरह तरह के बंधन लगाए गए, प्रेस से उनका अधिकार छीन लिया गया, लोगों को बाहर निकलने नहीं देते थे, प्रोटेस्ट नहीं करने देते थे, बोलने नहीं देते थे। अभी पूरी तरीके से लोगों को दबाया गया, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया। अभी लोगों ने इसके प्रोटेस्ट में क्या किया, बहुत सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान कर दिया। अभी नुकसान होने के वजह से इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार लोगों को फंडामेंटल राइट्स है तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इनको फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को तकलीफ दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको वो तकलीफ दे रहे हैं, उसकी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि जैसे इनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसी तरीके से इनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी देनी चाहिए। तो इसीलिए कमेटी का गठन हुआ, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये है स्वर्ण सिंह, ठीक है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1976 वेयर देन रूलिंग पार्टी ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी, फॉर्म द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये सरदार सिंह कमेटी जो थी इसमें बहुत सारे मेंबर थे जिसके हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। तो ये जो है ये कमेटी जो बनी, इस कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दी। कितनी दोस्तों? 8। अभी इनका रिपोर्ट जब देखा गया तो इस रिपोर्ट में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, बट इंदिरा गांधी और उस समय की सरकार ने उसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है। वो 8 तो जैसे के तैसे उसको कॉपी पेस्ट नहीं किए, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए और कुल मिला के टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो 42nd नाम की अमेंडमेंट थी 1976 की, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी। बट अभी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो आखिरी वाली कब ज्वाइन होती है दोस्तों? 2002 में, ठीक है, 11 नंबर की। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 86 नंबर के अमेंडमेंट के तहत। दोस्तों इस तरीके से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया, टॉपिक हमने समझ लिया। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।